स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बालाजी स्टडी क्लासेस से। मैं विष्णु श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबको पता है कि एमपी कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है। एमपी कांस्टेबल तो अब की बार हम लोगों का जो जुनून होना चाहिए क्या होगा, अब की बार वर्दी पार, यानी कि एमपी कांस्टेबल में क्वेश्चन तो सब लोग करते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने का अंदाज थोड़ा जो जल्दी प्रैक्टिस करता है उसी के ज्यादा क्या होते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं और अच्छे क्या होते हैं, उसे नौकरी मिलती है। तो करेंगे क्या दोस्तों, आज से हम लोग एमपी का एमपी जीके का टारगेट शुरू करें, यानी एमपी जीके हम लोगों को 6 मार्च को पेपर होना है। सबको पता है 6 मार्च, जो 6 मार्च है पेपर होना है। व्यापन के एग्जाम में बहुत ज्यादा एमपी जीके के कम से कम 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो मैथ और रीजनिंग आपकी कवर करने वाली वो 60 नंबर की मैथ और रीजनिंग मिलके कवर करेगी 60 नंबर की। तो हम लोग एक कोशिश करेंगे कि जो एमपी जीके यानी जो जीके के क्वेश्चन आते हैं एमपी से, व्यापन के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन, तो वो हम लोग कैसे सॉल्व करें और कितनी जल्दी सॉल्व करें। तो किताबों में तो बहुत कुछ सोर्सेस लिखा होता है, लेकिन हमें इतना सारा सोर्सेस नहीं पढ़ना है, हमें थोड़ा सोर्सेस पढ़ना है, ठोस सोर्सेस पढ़ना है। जब ठोस सोर्सेस पढ़ना है तो इससे लिए करना क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले जाने कि हमें पढ़ना क्या है एमपी जीके में। तो एमपी जीके से आज से मैं विष्णु श्रीवास्तव लेकर आया हूँ एक नए अंदाज से एमपी जीके। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे डिस्कस चर्चा करते हैं कि वास्तव में सिलेबस आता क्या है, क्योंकि किताबों में तो मैं फिर बता रहा हूँ बहुत चीजें लिखी होती है, हमें बहुत चीजें नहीं डीपली से नहीं जाना है। हमें एसआई यानी एमपी पीएससी की वैकेंसी नहीं देखनी, हमें अभी सिर्फ कांस्टेबल की परीक्षा देनी है। तो उस हिसाब से पढ़े जो कांस्टेबल में आता है, क्योंकि बहुत सी मधुकर की किताबें, पूरे की किताबें आती हैं जो उसमें लिखा होता है कि बहुत ज्यादा डीपली, तो हमें बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग सिलेबस में सबसे पहले चर्चा करेंगे और हम लोगों का लोगो क्या होगा, अब की बार वर्दी पार। क्या होगा, अब की बार वर्दी पार। तो बस वर्दी पार करनी है हम लोगों को, लिख लेते हैं हम लोग। अब की बार वर्दी पार, ठीक है ना, ये लोग हम लोगों का रहेगा। अब हम लोग सिलेबस पे चर्चा करते हैं वास्तव में सिलेबस आता क्या है। सिलेबस में सबसे पहले जो चीजें आती हैं वो क्या होता है कि हम लोगों को देखना होता है कि प्रदेश की मतलब भौगोलिक आर्थिक प्रक्रिया क्या होती है। जो प्रदेश की यानी मतलब भौगोलिक आर्थिक प्रक्रिया क्या होती है, इसमें हम लोग सबसे पहले डालेंगे भौगोलिक एवं आर्थिक प्रक्रिया। भौगोलिक एवं आर्थिक प्रक्रिया। भौगोलिक एवं आर्थिक प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना है कि प्रदेश की गठन प्रक्रिया, यानी 1 नवंबर 1956 को गठन प्रक्रिया, प्रदेश कैसे बना, किन राज्यों से अलग होकर बना, और इसके दक्षिण पूर्वी राज्यों को 8 राज्यों को छत्तीसगढ़ को कब दिया गया, और एमपी का पुनर्गठन कब हुआ। क्योंकि सब लोग दोस्तों होता क्या है कि सोर्स किताबों में ज्यादातर लिखा होता है एमपी के गठन के बारे में, लेकिन क्वेश्चन एक बार व्यापन के एग्जाम में बना था कि एमपी के व्यापन के एग्जाम में बना था क्वेश्चन कि पुनर्गठन कब हुआ था, और पुनर्गठन के समय कितने संभाग थे, 10वां संभाग कौन सा था, तो नर्मदापुरम था, और लोगों ने चंबल संभाग किया था। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन आने वाले जो पढ़कर मजा भी आएगा और हम लोग बड़े आसानी से करेंगे भी। तो सबसे पहले इसमें हम लोग नंबर 1 पे आता है कि हम लोग जानेंगे कि प्रदेश की गठन प्रक्रिया, यानी प्रदेश की हम लोग गठन प्रक्रिया करेंगे। तो प्रदेश की गठन प्रक्रिया, तो दोस्तों प्रदेश की गठन प्रक्रिया के बाद तुरंत हम लोग पढ़ेंगे प्रदेश का नदी तंत्र। क्या पढ़ेंगे, नदी तंत्र। कौन सी जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ एमपी कहा जाता है नर्मदा को, फिर कौन सी चंबल नदी कहाँ प्रवाहित होती है, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, क्षिप्रा नदी पे जो तवा नदी के किनारे जो बसा हुआ है तवा नदी, इस पे पंचमढ़ी स्टेशन बसा हुआ है, कई सारी ऐसी, काली सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करने वाले, बहुत अपन को मजा आने वाला है, ठीक है ना। नदी तंत्र। अब नदी तंत्र के बाद हम लोग पढ़ेंगे मिट्टियों के प्रकार, यानी जो प्रदेश में मिट्टी है, मिट्टियों के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, मिट्टियों के प्रकार, मिट्टियों के प्रकार। तो मिट्टियों के जब प्रकार हम लोग पढ़ लेंगे प्रदेश की गठन प्रक्रिया में, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रदेश की वन संपदा। क्या पढ़ेंगे, प्रदेश की वन संपदा। वन संपदा,
वन संपदा के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रदेश में घड़ी वन जीव अभ्यारण्य, वन जीव अभ्यारण्य। अब वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे प्रदेश की गठन प्रक्रिया के अंतर्गत, फिर नदी तंत्र आएगा, फिर हम लोगों का आएगा मिट्टियों के प्रकार आएंगे, फिर वन्य जीव वन संपदा आएगी, फिर वन्य जीव अभ्यारण्य आएंगे हम लोगों के, फिर आएगी प्रदेश के प्रमुख उद्योग, प्रमुख उद्योग पढ़ेंगे हम लोग, फिर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जो प्रमुख उद्योग के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। क्या पढ़ेंगे? प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रदेश की जलवायु, प्रदेश की किस प्रकार की कौन सी जलवायु है सबका, और एक एक आप लोगों ने नाम सुना होगा चीनी आपकी फाइयान जो आया था, उसने किस कहाँ की चर्चा की थी, व्यापन के एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि यहाँ की जलवायु विश्व की सबसे अच्छी जलवायु, सबकी मतलब उच्च जलवायु है, तो एक ऐसा क्षेत्र है, मैं आपको आगे बताऊंगा, बहुत चीजें पता चलने वाली है प्रदेश की जलवायु। और इसके बाद प्रदेश की विभिन्न कृषि, मतलब जो विभिन्न कृषि के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन सी कृषि कहाँ होती है, और किसी गेहूं का दलिया कहते हैं, किसी क्या कौन सा बोलते हैं, हम लोग जानेंगे विभिन्न कृषि। फिर हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे, राष्ट्रीय उद्यान। फिर हम लोग पढ़ेंगे खनिज, प्रमुख खनिज, यानी कौन कौन से खनिज कहाँ होते हैं, मिनरल्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों की गठन प्रक्रिया में सबसे पहले ये पढ़ेंगे प्रदेश का गठन प्रक्रिया, फिर हम लोग पढ़ेंगे नदी तंत्र, नदी तंत्र का मिट्टियों के प्रकार जानेंगे, फिर वन संपदा जानेंगे, फिर वन्य जीव अभ्यारण्य जानेंगे, फिर प्रमुख उद्योग, फिर भौगोलिक स्थिति, फिर प्रदेश की जलवायु, विभिन्न कृषि, राष्ट्रीय उद्यान और प्रमुख खनिज संपदा जानेंगे। इतनी चीजें पढ़ने के बाद फिर हम लोग दूसरे टॉपिक पे आ जाएंगे, जो हम लोगों का पड़ेगा पर्यटन व्यवस्था, यानी पर्यटन व्यवस्था से भी आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्यटन व्यवस्था से। तो याद रखना पर्यटन व्यवस्था से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। पर्यटन व्यवस्था, तो पर्यटन व्यवस्था से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। पर्यटन व्यवस्था में हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना क्या है कि पर्यटन व्यवस्था में हम लोगों को जाने कि प्रदेश के मंदिर कैसे हैं, यानी घूमने वाले जो स्थान, घूमने वाले स्थान है, तो इसमें पढ़ेंगे प्रदेश की प्रमुख गुफाएं, प्रदेश की प्रमुख गुफाएं। अब प्रदेश की प्रमुख गुफाएं के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख मंदिर, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रदेश के प्रमुख किले, प्रमुख किले। अब मंदिर के बाद हम लोग मस्जिद भी कर लेंगे, इसी में मस्जिद आगे, और मतलब जो जो चीजें आती जाएंगी, यानी प्रदेश की प्रमुख मंदिर, मस्जिद और प्रमुख किले आ जाएंगे, और राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे। इसी में हम लोगों को आगे पढ़ना है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ने के बाद फिर क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसमें जलप्रपात पढ़ेंगे, कौन सा जलप्रपात कहाँ बना है, जलप्रपात पढ़ेंगे हम लोग, जलप्रपात की टिंचीफल जलप्रपात कहाँ बना है आपका, और चूलिया जलप्रपात कहाँ बना है। तो बहुत एक क्वेश्चन व्यापन में पूछा भी गया था कि चूलिया जलप्रपात कहाँ बना और किस नदी पर बना है, तो बहुत से लड़कों ने गलत किया था, लेकिन अब बेटा सही भी किया था। तो दोस्तों हम लोगों को एक काम करना है, गलत क्वेश्चन नहीं करना है। फिर जलप्रपात पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग अलग आ जाएंगे सांस्कृतिक परिदृश्य पर, फिर हम लोग आ जाएंगे सांस्कृतिक परिदृश्य पर। तो हम लोग एक काम करते हैं, साफ कर लेते हैं, तो ये नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद आप लोग नोट करने के बाद लिख लीजिएगा, जो हम लोग पढ़ते जाएंगे तो एक एक टॉपिक बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे। फिर डालेंगे सांस्कृतिक परिदृश्य, सांस्कृतिक परिदृश्य, सांस्कृतिक परिदृश्य के अंतर्गत हम लोगों को क्या पढ़ना है, संस्कृत। सबसे पहले से पढ़ेंगे प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, प्रदेश की प्रमुख जनजातियां की
कौन सी जनजाति किस प्रदेश में किस जिले में पाई जाती है, ठीक है ना। प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के पढ़ने के अंतर्गत फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख लोक नाट्य यानी प्रमुख लोक नृत्य पढ़ेंगे, लोक नाट्य, प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य। अब जब लोक नाट्य पढ़ लेंगे फिर लोक नाट्य के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख मेले जो होते हैं वहां के प्रदेश में प्रमुख मेले। अब जब मेले पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख लोकगीत, मेले के बाद प्रमुख लोकगीत पढ़ेंगे, लोक के बाद मेले का उत्सव पढ़ेंगे कि कौन सा उत्सव कहाँ होता है, कौन सा मनाया जाता है उत्सव, ठीक है ना, ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर हम लोग अन्य व्यवस्थाएं, अन्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, अन्य व्यवस्थाओं में हम लोग पढ़ेंगे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, क्या पढ़ेंगे, शिक्षा व्यवस्था कैसी है प्रदेश की, क्योंकि बहुत ज्यादा जानना ये भी तो जरूरी है ना कि दोस्तों, शिक्षा व्यवस्था। अब जब शिक्षा व्यवस्था हम लोग इसे टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे फिर प्रदेश की परिवहन व्यवस्था देखेंगे, परिवहन व्यवस्था, क्योंकि क्वेश्चन पता नहीं कहां से पूछ दे, व्यवस्था। फिर हम लोग इसकी देखेंगे जनगणना, परिवहन व्यवस्था के बाद जब परिवहन व्यवस्था हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो फिर वहां की प्रदेश की पत्र पत्रिकाएं देखेंगे, पत्र और पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाएं देखने के बाद जनगणना देखेंगे कि जो जनगणना का मतलब जो करंटली, मैं एक बात और बता दूं कि किताबों में आपको पुरानी किताबें आप लोग उठाएंगे तो करंट से रिलेटेड नहीं मिलेगा, लेकिन जो मैं बताऊंगा आपको वो आपको सॉरी, जो मैं आपको बताऊंगा करंट से रिलेटेड ही मिलेगा। अब करंट से रिलेटेड का मतलब बहुत अच्छी चीज, अब जैसे भाभी जब सबको पता है कि एमपी को सोया स्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोया स्टेट यानी सोया राज्य भी बोलते हैं, तो दोस्तों घड़ियाल स्टेट भी बोलते हैं, क्योंकि अभी जब देखा गया है घड़ियाल स्टेट यानी एमपी को घड़ियाल स्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा मतलब घड़ियाल जो होते हैं लगभग 1255 घड़ियाल एमपी में पाए जाते हैं, अभी देखे गए, ठीक है ना, 1255। तो दोस्तों हम लोग जनगणना देखने के बाद यही जनगणना टॉपिक क्लियर करेंगे, ठीक है ना। अन्य इसके बाद फिर देखेंगे विविध, विविध में हम लोगों को क्या पढ़ना है, विविध में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो ये देखते हैं विविध, विविध प्रमुख व्यक्तित्व देखेंगे कि किस व्यक्ति का क्या है प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व देखेंगे, प्रमुख व्यक्तित्व देखेंगे, ठीक है ना, प्रमुख व्यक्तित्व। इसके बाद प्रमुख व्यक्तित्व की कौन सा व्यक्ति कहां से संबंधित है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे योजनाएं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पेपर टफ बनता है योजनाएं से बनता है, बहुत सी योजनाएं होती है, ठीक है ना, प्रमुख योजनाएं देखेंगे। अब योजनाएं के बाद राजनैतिक व्यवस्था देखेंगे, वहां की राजनैतिक व्यवस्था, क्योंकि पॉलिटिक ऐसा सब्जेक्ट है कि करंट से रिलेटेड भी रहता है और इसे ज्यादा जानो तो अच्छा भी ठीक ठाक रहता है। तो प्रमुख व्यक्तित्व देखेंगे, योजनाएं देखेंगे, फिर वहां की राजनीतिक व्यवस्था देखेंगे। फिर हम लोग खेल संबंधी स्थल देखेंगे, क्या देखेंगे, खेल संबंधी स्थल, खेल संबंधी स्थल। तो एक काम मैं बता दूं आपको कि नोट्स बनाते चलिए बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग जो लोगों है अब की बार वर्दी पार, तो मतलब लोगों जो हम लोगों का बिल्कुल पार करना है, तो एमपी बिल्कुल दिल में बसा लो, दिल दिमाग में, क्योंकि अब एमपी में रहना है। तो प्रमुख खेल संबंधी स्थल, और खेल संबंधी स्थल के बाद हम लोग देखेंगे कि ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन को देखने के बाद हम लोग देखेंगे ऊर्जा संसाधन के बाद प्रमुख संस्थाएं एवं कार्यालय, वहां के प्रमुख संस्थाएं एवं कार्यालय, प्रमुख संस्थाएं एवं प्रमुख संस्थाएं एवं कार्यालय, खेल संबंधी स्थल देखेंगे। फिर हम लोग ऊर्जा संसाधन देखेंगे, प्रमुख संस्था, फिर हम लोग एक चीज और देखेंगे, दिवस, दिन दिवस और पढ़ लेंगे हम लोग, एक काम करते हैं हम लोग दिन दिवस और पढ़ लेंगे, क्योंकि दिन दिवस से भी क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस सेट में दे देते हैं कि तो दिन दिवस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम लोग लिखेंगे दिन दिवस। अब हम लोग देखेंगे प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, यानी प्रदेश की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो किस प्रकार से है। तो प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था में देखने के अंतर्गत हम लोग को क्या देखना है, इधर लिख लेंगे जलप्रपात, जलप्रपात, ठीक है। हम लोग अब इसके बाद देखेंगे राजनीतिक व्यवस्था,
राजनीतिक व्यवस्था के अंदर हम लोगों को सिर्फ मंत्रिमंडल देखना है, प्रदेश का मंत्रिमंडल देखना है। राजनीतिक व्यवस्था के अंदर हम लोगों को प्रदेश का मंत्रिमंडल पूरा देखना है। फिर इसमें मध्य प्रदेश का विधानमंडल भी देखना, और ये वर्तमान में देखेंगे हम लोग, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, वर्तमान में। और विधानमंडल, प्रदेश का विधानमंडल, प्रदेश का विधानमंडल देखेंगे। और विधानमंडल के बाद देखने के बाद हम लोग एक काम और करेंगे कि अन्य एमपी के, तो जो अन्य एमपी के फैक्ट रहेंगे, एमपी के फैक्ट, तो हम लोग अन्य एमपी के फैक्ट अलग से देखेंगे, जो थोड़े बहुत बचेंगे, लेकिन इसी में आशा करते पूरा हो जाएगा। तो एक बार करना क्या, सांस्कृतिक परिदृश्य में हम लोगों को क्या देखना है कि प्रदेश की जनजातियां हम लोगों को देखेंगे। फिर हम लोग प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य देखेंगे, प्रमुख मेले देखेंगे, मेले या फिर उत्सव लिख लेना, उत्सव देखेंगे। फिर इसके बाद प्रमुख लोकगीत देखेंगे, कौन सा लोकगीत किस समय गाया जाता है, और कब लोग जब किसी करके घर आते हैं तो कौन सा लोकगीत, कौन सा गाना गाते हुए चलते हैं, तो ये सब सारी चीजें देखेंगे। अन्य मतलब शिक्षा में तो सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण है तो बेटा विविध, आपका ये दोस्तों विविध और प्रदेश की मंत्रिमंडल, यानी जो राजनीतिक व्यवस्था, पर्यटन व्यवस्था से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग मस्जिद देख लेंगे, मस्जिद के बाद गिरजाघर भी लिख लीजिएगा, गिरजाघर भी देखेंगे, कौन सा गिरजाघर कहाँ बना हुआ है, और कई सारी चीजें देखेंगे, ठीक है ना। और इसमें प्रमुख लोकगीत, अन्य में क्या देखेंगे, हमें शिक्षा व्यवस्था वहां की देखनी होगी कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कायम है और किस प्रकार से क्या काम कर रही है, ठीक है। इसके बाद परिवहन व्यवस्था में आएंगे, जब परिवहन व्यवस्था में आएंगे तो परिवहन व्यवस्था देखेंगे कितनी उसकी लंबाई है और कितने किलोमीटर इसकी सड़क बनी हुई है, और कौन सी समय से क्या होता है, कौन सी सबसे लंबी ट्रेन, सब सारी चीजें जानेंगे। फिर इसके बाद पत्र पत्रिकाएं देखेंगे, कौन सी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं और कौन सी पत्र पत्रिकाएं लॉन्च हुई हैं अभी। पत्र पत्रिकाएं के बाद जनगणना देखेंगे, तो जनगणना तो फिलहाल हम लोगों को 2011 की पढ़ना है, लेकिन एमपी में फैक्ट में पढ़ना है कि कौन सा सबसे ज्यादा वन आरक्षित वाला जिला है, कौन सा वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, किस जिले में पाए जाते हैं, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, महिला साक्षरता किस जिले की है, पुरुष साक्षरता किस जिला की है। तो साक्षरता, और फिर साक्षर का मतलब जानते हैं आप लोग, साक्षर का मतलब 6 वर्ष या इससे 12 वर्ष के बीच का ऐसा ही हो जो लिख लेता हो और पढ़ना भी जानता हो, वो साक्षर होता है। तो हम लोग बेटा जानते हैं कि सब लगभग कम से कम कुछ नहीं तो 70 या 74% लोग साक्षर ही हैं, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे, जनगणना देखेंगे, जनगणना के बाद प्रमुख व्यक्तित्व देखेंगे, प्रमुख व्यक्तित्व की कौन से प्रथम पहले व्यक्ति थे, उनका काम क्या था, कि अब एमपी, जैसे कि एमपी शब्द आया था तो एमपी का नाम किसने दिया, तो सबको पता है, नहीं पता हो तो सुन लीजिए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे जिनका नाम आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी था, उन्होंने इनका नामकरण किया था। और फिर इसके बाद योजनाएं देखेंगी, कौन सी योजनाएं कौन सी किस में कहाँ चल रही है और किस प्रकार से कायम है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे राजनीतिक व्यवस्था, जब राजनीतिक व्यवस्था पर हम लोग चर्चा करेंगे तो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में घुसेंगे कि राजनीतिक, हम लोगों को ज्यादा वो वाली राजनीतिक व्यवस्था नहीं देखनी है कि कौन सा क्या करना है, हमें बस बहुत थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, हमें जो ज्ञान की चीजें बस हमें वहां से उठा लेनी है और अपने दिमाग में भर लेनी है बस, और कोई ज्यादा फालतू हमें नेता वेता कोई नहीं बनना है, हमें नेता नहीं बनना, हमें बस क्या करना है, वर्दी पार करनी है, यानी हमें कांस्टेबल का जो रिटर्न है वो को क्वालिफाई करना है, ठीक है। फिर खेल संबंधी स्थल देखेंगे कि कौन सा स्थल यानी कौन सा पार्क गार्डन कहाँ पर है। फिर हम ऊर्जा संसाधन, जो कि कौन सा सबसे ज्यादा है, तो किस नदी का सबसे ज्यादा ऊर्जा संसाधन है, ऊर्जा संसाधन कौन सी नदी विद्युत उत्पादन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ऐसी ऐसी सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना है। इसमें चंबल नदी तंत्र आएगा, नर्मदा नदी तंत्र आएगा, गुजरात में जाके कितने मेगावाट विद्युत ऊर्जा करती है और कितने परसेंट भारत राजस्थान को मिलता है, कितने परसेंट महाराष्ट्र को मिलता है, क्योंकि महाराष्ट्र राजस्थान गुजरात यही तीनों जो ज्यादा संसाधन के मामले में ठीक ठाक हैं, मतलब एमपी के हिसाब से, ठीक है। फिर इसके बाद प्रमुख संस्थाएं देखेंगे कि कौन सी संस्थाएं कहाँ पर कार्य करती है, और इसका कार्यालय देखेंगे कि कौन सा कार्यालय कहाँ पर है। दिन दिवस हम लोग जानेंगे कि कौन सा दिन दिवस होता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऐसे कई सारे फैक्ट आएंगे जो आपको काफी रोचक लगने वाले, यानी फैंटास्टिक लगेंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रमुख गुफाएं कि कन्हेरी की गुफाएं कहाँ है, अजंता की गुफाएं, तो हम लोग कन्हेरी की, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ है, तो यानी कन्हेरी हो गया, उदयगिरी गुफाएं, और कई सारी ऐसी गुफाएं जो बाघ की गुफाएं कहाँ है, तो मतलब जो एमपी से रिलेटेड होंगी, एमपी या एमपी के पास, एमपी या फिर एमपी के पास यानी आसपास के जिलों से जो कनेक्टेड गुफाएं होंगी, यानी राज्य से, तो
हम लोग क्या करेंगे, प्रमुख गुफाएं देखेंगे, फिर प्रमुख मंदिर देखेंगे, कि फिर मकबरे देखेंगे, गिरजाघर देखेंगे, ग्वालियर का मकबरा कहाँ है, सास बहू का मंदिर कहाँ बना हुआ है, तानसेन का मंदिर कहाँ बना हुआ है, और कई सारे, क्योंकि सास बहू एक ऐसा क्वेश्चन है कि सास बहू बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सास बहू का मंदिर कहाँ बना हुआ है, फिर सास बहू के मंदिर के बारे में देखेंगे, तो फिर इसके बारे में जानेंगे भी कि सास बहू का मंदिर क्यों बनाया गया, इसका नाम सास बहू मंदिर क्यों पड़ा। फिर हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान आएंगे, जब राष्ट्रीय उद्यान पर आएंगे और वन्य जीव अभ्यारण्य जानेंगे तो भी जानेंगे कि इसे घड़ियाल स्टेट क्यों बोलते हैं। जब घड़ियाल स्टेट क्यों बोलते हैं तो यहाँ पे और कौन कौन से, चंबल नदी तंत्र पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है। फिर जब ये जानेंगे तो फिर इसके बाद हम लोग राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करेंगे। जब इसमें हम लोग राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करेंगे तो जब राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करेंगे दोस्तों, तो प्रदेश का मंत्रिमंडल जानेंगे, यानी मंत्रिमंडल, जो वहाँ की मंत्रिमंडल होती है, जो संसद के द्वारा बनी होती है, लोकसभा से पारित लोकसभा के द्वारा होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिमंडल का जब क्वेश्चन आता है तो मंत्रिमंडल में हम लोगों को क्या बताना होता है कि किसके प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल यानी जो होता है कैबिनेट मंत्री, जो मंत्री होते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर सामूहिक रूप से पूछा जाए, अगर सामूहिक रूप से पूछा जाए तो ये संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो ये प्रधानमंत्री यानी के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक का मतलब पूरा मंत्रिमंडल, और ऐसा मंत्रिमंडल के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा कि अगर एक व्यक्ति इस्तीफा दे दिया, त्याग मतलब घोषणा पाया जाता है कि वह कदाचारों में लिप्त है या उसके प्रति कुछ गलत पाया जाता है तो पूरे मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। ये बात आप लोगों को बिल्कुल पता होगी। नहीं पता होगी तो मैं बताऊंगा आपको, एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। अब हम लोगों का आएगा प्रदेश का विधानमंडल। तो प्रदेश का विधानमंडल में जानेंगे कि विधानमंडल में क्या होता है। तो विधानमंडल में होता ये कि विधानसभा और विधान परिषद, किन किन राज्यों में विधान परिषद है, किन कहाँ है, तो प्रदेश का विधानमंडल हम लोग जानेंगे। फिर जब मंत्रिमंडल ये किस अनुच्छेद के तहत आते हैं तो ये भी हम लोग जानेंगे। जो मंत्रिमंडल आता है यानी जो मंत्रिमंडल वो 74 और 75, तो इसमें 74-75 का काम क्या होता है। 74-75 का काम होता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल का नियुक्त, राष्ट्रपति जो हमारे प्रेसिडेंट हैं कौन है इस समय, तो रामनाथ कोविंद जी है। सबको पता है कौन है, रामनाथ कोविंद जी है। तो हम लोग प्रदेश की मंत्रिमंडल के गठन में बताएंगे कि जो प्रदेश सॉरी जानेंगे कि जो 74 अनुच्छेद आर्टिकल जो आपका 74 है, तो आर्टिकल 74 का काम क्या है, तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल नियुक्त करना, मंत्रिमंडल नियुक्त करना। अब मंत्रिमंडल में मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तो सबको पता है 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ठीक है ना। तो ये अब इनके कार्य क्या होते हैं, तो आगे सब चीजें जानेंगे, टेंशन वाली बात नहीं, बस आप लोग एक एक नोट्स बनाते जाइएगा और आप बाकी आप लोगों को चीजें की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मध्य प्रदेश के विधानमंडल में जानेंगे, जो मध्य प्रदेश जैसे यूपी का विधानमंडल है, यूपी का विधानमंडल है, तो इसमें क्या क्या है, आपकी विधानसभा और विधान परिषद है, कितने राज्यों में विधान परिषद लागू है और कितने राज्यों में विधान सभा लागू है। इनकी सीटें जानेंगे विधानमंडल में कि लोकसभा की सीटें कितनी है एमपी में, राज्यसभा की सीटें हैं। तो हम लोगों एक बार क्वेश्चन फिर पूछा गया था, मैं आपको बता दूं कि सब लोगों ने याद किया है कि जो एमपी है, एमपी में जो सीटें हैं वो क्या, क्वेश्चन एक बार आया था आपका कि लोकसभा सीटें, जब एमपी का गठन हुआ था तो लोकसभा सीटें कितनी थी, तो बहुत से बच्चे 16 करके आए थे, लेकिन जब एमपी का गठन हुआ था तो लोकसभा सीटें उस समय 40 थी दोस्तों, कितनी थी, 40 थी, और जो राज्यसभा सीटें थी वो हम लोग की 16 थी, और जो विधानसभा सीटें थी, विधानसभा की सीटें वो थी 320 सीटें थी। तो लोकसभा सीटें कितनी थी याद रखिएगा, जब मैं आपको बताऊंगा 40 थी, राज्यसभा सीटें 16 थी, और जो विधानसभा सीटें थी वो कितनी थी, 420 थी, सॉरी 320, माफ करिएगा 320 थी। तो बस क्या करना है, हम लोगों को थोड़ी सी मेहनत करते हुए चलना है। अब जब मेहनत करते हुए चलेंगे तो फिर आगे हम लोग जानेंगे। तो हम लोगों को विधानमंडल यानी प्रमुख किले देखेंगे कि कौन सा किला कहाँ पर बना हुआ है। फिर इसके बाद आएंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट में वैसे जानकारी तो सारी पूरी हो चुकी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट में कुछ अलग देख लेंगे। और खेल संबंधी स्थल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग शिक्षा व्यवस्था में देखते हैं, तो शिक्षा व्यवस्था भी हम लोग देखेंगे, फिर परिवहन व्यवस्था देखेंगे, और फिर पत्र पत्रिकाएं देखेंगे, क्योंकि पत्र पत्रिकाओं से भी क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके। फिर जनगणना हम लोग देखेंगे कि कौन सी जनगणना किस कब हुई थी और क्या हुए थे। ठीक है, तो
यानी जीके का पोर्शन हम लोग एमपी जीके का क्वेश्चन जो 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले वो तैयार, और साइंस के 10 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के 10 क्वेश्चन आते हैं जो कि हमारे ऋषि सर जो है वो तैयार कराएंगे, वीडियो अपलोड होते जाएंगे। और जो मैथ पढ़ाएंगे, मैथ की तो हम लोगों की टॉपिक चली रही, लेकिन एमपी जीके के फैक्ट सहित, एमपी जीके मतलब ट्रिक ज्यादा, क्योंकि पेपर बहुत जल्दी आ चुके हैं, पेपर 6 मार्च को होना है, तो हम लोगों को बेसिक पढ़ने की जरूरत नहीं कि बहुत ज्यादा बेसिक पढ़ें, हम लोग एस डी यादव किताब खत्म करें या अग्रवाल किताब जो किताबें आती खत्म करें। हम लोगों को बहुत मतलब निकाले हुए क्वेश्चन करने की, कौन से क्वेश्चन आ जाओ किस एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन उसी टाइप के 10 क्वेश्चन हम लोगों को करने, बस रिवीजन एक प्रकार से करना है। तो हमारे आशीष सर करवा ही रहे हैं, तो आशीष सर के वीडियो हम लोग देखते रहेंगे। और देखने के बाद एमपी जीके का तो बस आप ये सोचिए कि क्वेश्चन गलत होने वाले ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोगों का आज करेंगे, तो फिर मध्य प्रदेश का कल हम लोग गठन शुरू करेंगे। तो आज एक काम करिएगा, सिलेबस आप लोग लिख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए वेट करिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।